चलिए तकरीबन सब आ गए। तो वो बेसिकली थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना वो सेव हो रही होती है। तो अगर रिकॉर्डिंग सेव के दौरान क्लास स्टार्ट कर दें तो रिकॉर्डिंग जो है ना मिस हो जाती है फिर, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है वापस क्लास में आने का। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, हम लोग ये बेसिकली ये कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हम लोग एक बेसिक डीसी पावर कन्वर्टर सर्किट देख रहे हैं, जहाँ पर मेरे पास एक ये मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट के गेट पे हमने क्यू अप्लाई किया हुआ है, ये वीडीएस अप्लाई किया है वीएन, ये मेरे पास आई इन है, ये मेरे पास आई आउट है, ये मेरे पास एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है आरएल, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वी आउट और करंट जा रहा है इसके थ्रू आई आउट। सही, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि मैंने इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ है ना, वो अप्लाई इनपुट जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, एक मिनट हो जाएगा इस पे। सही, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एक गेट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, गेट वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। गेट वोल्टेज मुस्तकिल दो लेवल्स के दरमियान ट्रांजिट कर रहा है, कभी 1 है, कभी 0 है, कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है। इस वजह से मेरे पास जो आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा ना, आउटपुट वोल्टेज भी एक सिंपल डीसी वोल्टेज नहीं होगा, वो भी उसकी शेप भी क्यू की तरह होगी, क्योंकि जब क्यू स्क्वायर वेव है, इसका मतलब ये कि आउटपुट वोल्टेज भी स्क्वायर वेव आ रहा होगा। तो उस आउटपुट स्क्वायर वेव वोल्टेज का जब मैं एवरेज निकालूंगा, स्क्वायर वेव वोल्टेज का जब मैं एवरेज निकालूंगा वी आउट, तो वो बराबर है ड्यूटी साइकिल ऑफ इनपुट, क्यू की जो ड्यूटी साइकिल है, मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज वी डी एस वी एन। सही, हेयर डी रिप्रेजेंट्स द ड्यूटी साइकिल ऑफ द स्क्वायर वेव। जब मैंने इनपुट पर एक स्क्वायर वेव अप्लाई की जिसकी ड्यूटी साइकिल है डी, तो आउटपुट पर जो वोल्टेज आएगा वो भी एक स्क्वायर वेव होगा। उस आउटपुट स्क्वायर वेव वोल्टेज का जो एक एवरेज वैल्यू मैं निकालूंगा वी आउट, वो कैसे निकालेंगे, डी मल्टीप्लाई बाय वी एन, क्योंकि मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो एवरेज वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, बट इसका जो मुस्तकिल जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में चेंज हो रही होगी। उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैंने जब एवरेज निकाला, जिसको मैंने शो किया है वी आउट से, तो वो बराबर है ड्यूटी साइकिल डी मल्टीप्लाई बाय द अप्लाइड डीसी वोल्टेज वी एन। सही, अच्छा भाई, अब वो ये कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे आ जाए, द स्विचिंग एलिमेंट कैन बी अ मॉसफेट और एन आईजीबीटी। अब ये आईजीबीटी क्या होता है, ये हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आईजीबीटी इज अ प्योर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सही, ये ऐसी डिवाइस है जो कि हाई पावर पे काम कर रही होती है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आईजीबीटी है ना, वो एक प्योर पावर इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस है, एक ऐसी स्विचिंग डिवाइस जो खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है जो हाई पावर पर काम करे। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर मॉसफेट और बीजीटी दोनों का एक फ्लेवर आ रहा होता है। तो ये इसके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। सही है, अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि मॉसफेट कैन आइदर बी एन चैनल और पी चैनल, बट सिंस एन चैनल हैज लो ऑन रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू पी चैनल। अच्छा, अब ये लो ऑन रेजिस्टेंस क्या होती है, ये पता होना चाहिए। देखें, ऑन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि
एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है कि जिसको ओवरकम करके आपका डिवाइस जो है वो कंडक्शन मोड में आ जाता है। जिसको ओवरकम करके आपका जो भी स्विचिंग डिवाइस है वो कंडक्टिव मोड में आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि एन चैनल की जो ऑन रेजिस्टेंस है ना वो लो होती है एज कम्पेयर टू पी चैनल। इसका मतलब ये है कि जो एन चैनल मॉसफेट होगा या एन मॉस होता है वो एज कम्पेयर टू पी मॉस कंडक्शन मोड में जल्दी आता है। क्या होता है? क्योंकि उसकी ऑन रेजिस्टेंस क्या है, लो है ना। जब ऑन रेजिस्टेंस लो होगी तो कंडक्शन मोड में आने में आसानी होगी। तो हमें ऐसी ही चीज चाहिए जो कंडक्शन जल्दी करे। हम ये ऐसी चीज नहीं चाहेंगे कि जो कंडक्शन में बहुत टाइम ले ले। हम चाहेंगे कि भाई हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हो जो कि क्विक कंडक्शन मोड में आ जाए। सही। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वी चूज एन चैनल मॉसफेट IRF 6। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, इस पे अभी नंबर पे नहीं हम जा रहे कि नंबर ये 630 क्यों लिखा है या कोई और नंबर क्यों नहीं लिखा हो। अभी इसने एक टिपिकल मॉसफेट उठा लिया है IRF 630। द मॉसफेट गिव्स वेरी लो। अच्छा, एन चैनल की लो तो होती है बट जब VGS, ऑब्वियस सी बात है, अब ये वही वाली बात जो मैंने कही थी अभी कि जब VGS 10 वोल्ट से ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि VGS क्या है, VGS मेरी डिवाइस का इनपुट वोल्टेज है। अब वो ग्राफ याद करें जो मैंने यहां पर शो किया था आपको, ये वाला, ये ग्राफ, जितना ज्यादा VGS होगा उतना ही ज्यादा ड्रेन या आउटपुट करंट आएगा। और जितना ज्यादा आउटपुट करंट आ रहा है इसका मतलब है कि डिवाइस के अंदर कंडक्शन इंक्रीज हो रही है, कंडक्शन बढ़ रही है। तो वही बात इसने यहां पर की है कि जब VGS 10 वोल्ट से बढ़ जाएगा तो ऑन रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी कम थी एनमॉस की वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और ज्यादा कम का मतलब है कि डिवाइस अब कंडक्शन मोड में गया ही गया। सही। ये बात समझ आई आप लोगों को कि VGS का एनमॉस लो ऑन रेजिस्टेंस क्या जो मैंने बात कही वो क्या बात कही है। सही। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि मॉसफेट जो है ना एज अ स्विच दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपने जो लोड कनेक्ट किया हुआ है, लोड ये लिखा हुआ है यहाँ पे लोड, वो कनेक्ट किया VDD और ड्रेन टर्मिनल, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जो लोड कनेक्ट किया वो कनेक्ट किया VDD और ड्रेन टर्मिनल के दरमियान, और सोर्स को मैंने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं जहां पर सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड हो गई हो ना। और ऐसे कनेक्शन को क्या कहेंगे, ऐसे कनेक्शन को कहेंगे हम लो साइड स्विच। क्या कहेंगे? लो साइड स्विच या LSS। इसके बरक्स अगर आपने लोड को कनेक्ट कर दिया सोर्स और ग्राउंड के दरमियान तो ऐसे को हम कहेंगे हाई साइड स्विच। तो अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये कौन सा स्विच है, लो साइड या हाई साइड? ये वाला हाई साइड। वेरी गुड, ये हाई साइड स्विच है। शाबाश। अब यहां पर उसने एक बात लिखी है जो कि आपकी समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या कह रहा है? When the MOSFET is operated as a high side switch, जब MOSFET को आपने हाई साइड स्विच की तौर पे यूज किया, then a bootstrap capacitor is required between gate and source। जब MOSFET को हाई साइड स्विच के तौर पे यूज किया और लोड को बिटवीन द सोर्स एंड ग्राउंड कनेक्ट किया, तब आपको एक एक्सटर्नल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा गेट और सोर्स के दरमियान, जिसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर। अब ये बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर क्या करता है? ये करता है ये कि दिस कीप्स मॉसफेट ऑन ड्यूरिंग द हाई इनपुट। देखें, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना है आपको कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। इनपुट जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था वो क्या अप्लाई किया था? वो एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं था, वो एक स्क्वायर पल्स थी। स्क्वायर पल्स के अंदर एक मैक्सिमम वोल्टेज भी आता है
और एक मिनिमम वोल्टेज भी आता है। बट हाई साइड स्विच का मतलब ये है कि ये डिवाइस जब ही कंडक्ट करेगी जब हाई साइड का वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा होगा। इसका मतलब ये कि जब स्क्वायर वेव जिंदा होगी, जो इनपुट स्क्वायर वेव है इसमें दो स्टेट्स है ना, एक 1 एक 0, एक जिंदा एक मुर्दा। तो जब इनपुट वेव जिंदा होगी तब ये कंडक्ट करेगा, और इसको कंडक्ट करवाने की बशर्त या लाजमी कंडक्ट करवाना है अगर, तो साथ साथ आपको एक बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर ये बात इंश्योर करेगा, ये बात मतलब कि लाजिम कर देगा कि जब हाई इनपुट वोल्टेज आ रहा हो तो उस वक्त ये भाई साहब बंद ना रहे, ये भाई साहब अपने आप को कंडक्ट करवाना शुरू कर दें, और जब कंडक्ट करवाएंगे तो लोड के थ्रू करंट आना शुरू हो जाएगा और वोल्टेज आ जाएगा। तो बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर का मकसद ये होता है कि जब हाई इनपुट वोल्टेज आ रहा है चाहे वो कितना भी हो, तो उस वक्त ये इस चीज को कंडक्ट करवाए और ये भाई साहब अपने आप को क्लोज करें और करंट यहां से यहां फ्लो करना शुरू कर जाए। ये बात समझ आई सबको? क्या ये बात बूट स्ट्रैपिंग वाली सबको समझ आई या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। गुड। ये बासित की आवाज थी मेरे ख्याल से। जी बासित जी आपकी आवाज थी में? जी सर, मेरी थी। सही सही, ठीक है। हाँ, सबको पार्टिसिपेट करना लाजमी है क्लास में। अच्छा, बट यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ये होता इस तरीके से है कि जब भी हम सर्किट पे काम करते हैं ना, तो हम कभी भी एक, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या, हमें डायरेक्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू तो पता नहीं है, बट ये जो बूट स्ट्रैपिंग का इफेक्ट है, जो बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट है जो कि बेसिकली मॉसफेट को कंडक्शन करवा रहा है जब हाई इनपुट आ रहा है, वो बेसिकली हम लोग एक आईसी के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। उस आईसी जिसके जरिए हम ये चीज अचीव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं IR2101 मॉसफेट ड्राइवर आईसी। सही है? इसका काम वही है, ये वही बूट स्ट्रैपिंग का इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है? Hence we use IR2101 as MOSFET driver. The IC has dual driver for high side and low side MOSFET, मतलब ये दोनों दोनों उस पर करवा सकती है, हाई में भी और लो में भी। हमें अभी हाई में करवाना है। तो ये वो सर्किट है जिसपे हमें काम करना है। ये मेरे पास, अब गौर से देखें सारा, ये मेरे पास मॉसफेट है, IRF NMOS मॉसफेट है। यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये मेरे पास कहाँ लगा हुआ है? बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड। इसका मतलब ये हाई साइड स्विच है। ये मेरे पास VDD है इसका, जो कि VDS 20 वोल्ट्स। और ये मेरे पास पूरी अरेंजमेंट यहाँ पर लगी हुई है जो कि बूट स्ट्रैपिंग के लिए गेट और सोर्स के दरमियान उस वोल्टेज को मेंटेन करेगी, ताकि ये जब हाई इनपुट आ रहा हो तो कंडक्ट कर रहा हो। तो अब करना ये है आपको, जब आपकी लैब एक्सरसाइज में समझा देता हूँ आपको। फैब्रिकेट द सर्किट ऑन ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड तो हम कर नहीं सकते अभी, तो अब करना ये है कि आपको कोई भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो आप, जिस पे आपका हाथ बैठा हो, चाहे वो प्रोटियस हो, चाहे वो मल्टीसिम हो, चाहे वो LT स्पाइस हो, जो आपको यूज करना है आप करें। कोई इसमें रुकावट नहीं है कि भाई आप ये नहीं यूज कर सकते, आप ये नहीं यूज कर सकते। जो आपको दिल चाह रहा है आप यूज करें। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। यही सर्किट आपने एग्जैक्ट, बिल्कुल यही सब कुछ यही उठाना है। आपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे इसको सिमुलेट करना है। ये मेरे पास आईसी है, आईसी का VCC आ गया 15 वोल्ट हाई इनपुट। अच्छा, हाई इनपुट क्या है? H इन। यहाँ पर आपने एक 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एक स्क्वायर वेव देनी है इनपुट पर। ठीक है? और यहाँ मेरे मेरे पास H आउट जो है वो जा रहा है गेट पे इसका, और ये सारे कनेक्शन यहाँ पर इसने किए हुए कह रहे हैं। अच्छा, ये सारे जब लैब में अगर हम करते तो ये आपको मैं लैब में समझाता कि फंक्शन जनरेटर का TTL CMOS क्या होता है। अभी इसको छोड़ दें। स्क्वायर वेव की आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 50 किलो हर्ट्ज, और ड्यूटी साइकिल कितनी कर दी? 50%। इनिशियली आपने क्या किया? 50% ड्यूटी साइकिल, 50 किलो हर्ट्ज की स्क्वायर वेव इसके इनपुट पर, आईसी के इनपुट पर यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया। पॉइंट स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 अभी छोड़ दें
ये स्टेप 3 अगर लैब में अगर आप होते तो मैं लैब में आपको ऑसिलोस्कोप पे ये चीज करके दिखाता, बट अभी इस चीज को रहने दें। कह रहा है अब फंक्शन जनरेटर को आपने कनेक्ट कर दिया आउटपुट पे, ठीक है। अब आपके पास ऑसिलोस्कोप की 2 प्रोब्स होती हैं, 2-3 प्रोब्स होती हैं, तो एक प्रोब को आपने कनेक्ट कर दिया इनपुट पे ताकि आप इनपुट भी देख सकें, दूसरे प्रोब को आपने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आउटपुट पर। और उसके बाद करना क्या है, करना ये है कि आपको हर ड्यूटी साइकिल के लिए एवरेज आउटपुट वैल्यू निकालनी। कैसे, जब ड्यूटी साइकिल 50% होगी इसकी और इस वक्त इनपुट वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट्स, तो आउटपुट एवरेज कितना आएगा, डी मल्टीप्लाई बाय वी एन। 50% मल्टीप्लाई बाय वी एन कितना आएगा, 50% इंटू 20, तो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास आ गया एवरेज का 10 वोल्ट। इसी तरीके से आपने क्या किया, ड्यूटी साइकिल को कम किया और ज्यादा किया और चेक किया कि इसका अफेक्ट आउटपुट की एवरेज पे क्या आ रहा है। तो ये चीज हमें आज की लैब में करनी है, सही है। ये आपने लैब एक्सरसाइज कर ली, ये आपकी मेजरमेंट्स एंड वेव फॉर्म्स है। क्या कह रहा है, वेरी द ड्यूटी साइकिल ऑफ द इनपुट स्क्वायर वेव फ्रॉम 10% टू 90% एंड रिकॉर्ड द एवरेज वैल्यू अक्रॉस द लोड। बहुत ही आसान है, एक टेबल बनाए, उसमें आपने पहले पहले देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप सुने करना क्या है। पहले आपने ये सर्किट बनाया किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे, इनपुट पर एक स्क्वायर वेव दी, स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 किलोहर्ट्ज, स्क्वायर वेव की ड्यूटी साइकिल आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 50% पे किया। एक ऑसिलोस्कोप लगाया, ऑसिलोस्कोप का दो तीन प्रोब्स होते हैं, एक आपने इनपुट पे लगा दी, एक आपने आउटपुट पे लगा दी, सही है। दोनों वेव फॉर्म स्क्वायर होनी चाहिए, लाजमी। फिर आपने क्या किया कि आपने हर ड्यूटी साइकिल पे जो एवरेज आउटपुट खुद निकालना है वो कैलकुलेट करना शुरू किया। इसी तरीके से ड्यूटी साइकिल को आपने वेरी किया 10% से लेकर 90% तक, और ये चेक किया कि यार एवरेज आउटपुट पे क्या फर्क आ रहा है, तो वो आपने इन फॉर्म ऑफ टेबल रिकॉर्ड किया और मुझे शो कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि इंसर्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द लोड। अब आपने क्या किया, ये लोड यहाँ पे लगा हुआ है, लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा लें तीन, मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ। एक आप लगाएंगे 1 पिको फैरेड का, एक आप लगाएंगे 1 नैनो फैरेड का, एक आप लगाएंगे 1 माइक्रो फैरेड का। तीन कैपेसिटर है, 1 पिको, 1 नैनो, 1 माइक्रो। और ये चेक करना है कि कैपेसिटर लगाने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आउटपुट पे फर्क ये पड़ेगा कि टाउ होता है आर इंटू सी। जो आउटपुट पहले स्क्वायर वेव बन रही थी, अब उसके अंदर कुछ डिले आ जाएगा, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला इफेक्ट आ रहा होगा उसका, सही। तो वो आपने तीन कैपेसिटर लगाने हैं, 1 नैनो फैरेड, 1 पिको फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, और चेक करना है कि आपने आउटपुट में क्या ऑब्जर्व किया। फिर ये लैब रिपोर्ट जो है, लैब रिपोर्ट आपने सारी की सारी लैब रिपोर्ट्स, मतलब जो सारा काम करना है, अब गौर से सुनेंगे आप लोग जमा क्या क्या करवाएंगे। पहले आपने क्या, अब स्टेप बाय स्टेप सुने। स्टेप 1, सर्किट को सिमुलेट किया, सर्किट का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, पहली चीज तो ये आएगी। उसके बाद आपने क्या किया, एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर आपके पास क्या होगा, दो कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम के अंदर क्या होगा, ड्यूटी साइकिल, दूसरे कॉलम के अंदर क्या होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये भी कर लिया, दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, आपने एक ड्यूटी साइकिल फिक्स कर दी, फर्स्ट के लिए मैंने कह रहा है 50%, और अब आपने लोड के अक्रॉस तीन कैपेसिटर लगाए, 1 नैनो, 1 पिको, 1 माइक्रो, और जो जो वेवफॉर्म आपके पास आ रही है उन तीनों के स्नैपशॉट आपने अटैच कर दिए। तीन चीजें हो गई, समझ आ गई। फिर आप आएंगे लैब रिपोर्ट पे। लैब रिपोर्ट पे कह रहे हैं, अब इसमें लैब रिपोर्ट में आपने स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म, ये तो आप लोग स्टेप 1 में कर ही चुके हैं। कमेंट वाई बूट स्टेप कैपेसिटर इज नीडेड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। फ्रॉम द मेजरमेंट्स व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वी आउट एंड वी इन, ये आप ऊपर देख चुके हैं। अच्छा, व्हाट वर द चेंजेस इन आउटपुट वेव फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट, जब आपने कैपेसिटर की डिफरेंट वैल्यूज लगाई तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया आपने, तो ये आप देख लीजिएगा। जब जो चेंजेस होंगे, टाउ इक्वल्स टू आर सी की एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं व्हाट रोल कैपेसिटर प्लेस इन द स्विचिंग सर्किट, कैपेसिटर के स्विचिंग सर्किट में क्या काम है। तो ये सारी चीजें आप लोग करके और मुझे जमा के रहेंगे। अब यहाँ तक
लैब कंप्लीट हो चुकी है, लैब का टास्क भी समझा दिया गया है। अब आप लोग लैब स्टार्ट करेंगे अपनी और लैब करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने समर के अंदर स्ट्रिक्टनेस इस तरीके से किया कि मैंने स्प्रिंग में ना बहुत बहुत लेवरेज दिया था लैब जमा करवाने का। एंड एंड तक बच्चों ने लैब जमा कराई है, बट ये हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको ना सीरियस होना पड़ेगा। तो अब होगा इस तरीके से कि हर लैब के बाद, जैसे अगर आज लैब है तो आज के बाद आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम होगा जिसके अंदर आप लैब ऑनलाइन LMS पे सबमिट करवाएंगे। जैसे अगर आज 8 जून को लैब हुई है तो 8 के अंदर 15 जून तक आपके पास टाइम है लैब बन जमा करवाने का। 15 जून के बाद लैब बन अगर जमा होगी, रावेल एक मिनट रुक जाए, मैं आपका बात सुन रहा हूँ, तो उसमें फिर ये है कि मार्क्स की डिडक्शन होगी। अव्वल तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही लैब जमा करवानी है अपनी कोशिश करके। हर लैब के बाद 1 हफ्ते का टाइम होगा, आप हर लैब के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी लैब जमा करवा सकते हैं। जी रावेल बोले। जी सर, ये बात तो समझ आ गई है। मेरी सर लाइट चली गई थी, जरा सा आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने ऊपर कहा था। अच्छा मैं कर देता हूँ रिपीट, सही है, सर। ठीक है। अच्छा करना इस तरीके से, मैं एकदम वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 के अंदर आप गौर से सुने सारे बच्चे, ये सर्किट आपने इम्प्लीमेंट किया किसी भी सॉफ्टवेयर पे, इनपुट अप्लाई किया 50 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव जिसकी ड्यूटी साइकिल होगी 50%। जो आपका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म आ रहा है ऑसिलोस्कोप पे, स्टेप 1 में आपने ये सर्किट शो किया और 50 किलोहर्ट्ज के साथ जो 50% पे जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है इनपुट के साथ, वो एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया आपने। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में बनेगा एक टेबल जिसके 2 कॉलम्स होंगे और मल्टीपल रोज होंगी उसकी। उन 2 कॉलम के अंदर पहले कॉलम के अंदर आएगा ड्यूटी साइकिल जो आपको वेरी करनी है 10% से लेकर 90% तक, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट एवरेज पे जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज आ रहा है जो आपने खुद कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, वी आउट बराबर है ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी इन, तो उससे आपके पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गई। ये 2 स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने जब ड्यूटी साइकिल को वेरी करके अफेक्ट नोट कर लिया, तो अब आपने ड्यूटी साइकिल को वापस एक जगह लाके फिक्स कर दिया, फर्ज करें 50% में लाकर फिक्स कर दिया। अब आपने आउटपुट रजिस्टर के पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगाने, बारी बारी करके। पहले 1 पिको लगाओ, फिर 1 नैनो लगाओ, फिर 1 माइक्रो लगाओ, और तीनों की वेव फॉर्म जो आ रही है वो आपने विद सर्किट उसके स्क्रीनशॉट लिए और एक ही पेज पे उसको एडजस्ट करके वो सबमिट करवा दिए। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये है कि अब आपने आना है लैब रिपोर्ट पे कि आपने स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म, ये आप लोग पहले कर चुके क्योंकि स्टेप 1 यही था। 2 कह रहा है कमेंट वाई बूट स्टेपिंग कैपेसिटर इज नीडेड इन हाई साइड स्विचिंग, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेप 3 फ्रॉम द मेजरमेंट्स व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वी आउट एंड वी इन, ये भी आपको पता है। व्हाट वर द चेंजेस इन आउटपुट वेव फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर लगाएंगे तो मेरे पास अब राइज टाइम या उसका एक अफेक्ट आता है, तो वो नोट कीजिएगा। एंड व्हाट रोल कैपेसिटर प्लेज इन स्विचिंग सर्किट, तो ये बेसिकली पूरी लैब रिपोर्ट की फॉर्म में जमा होगी। ये कहा था मैंने। सही, नंबर 5 में जो कैपेसिटर पूछा गया वो जो हम एडिशनल कैपेसिटर जी जी लगा जी रहे जी हैं जी बिल्कुल वो बिल्कुल है। बिल्कुल ओके बिल्कुल, सर। जो पैरेलल में लगाया ना उसका उसका बताना है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी आज की लैब थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और कोशिश यही होती है कि आपको सही तरीके से समझा सकें ताकि आप लोग करें, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ एक एक करके, तो आप लोग अपनी प्रेसिडेंट वगैरह बताइएगा मुझे। हैदर अली है, एब्सेंट। शर्जील जावेद, शर्जील जावेद हैं। नहीं सर। आवाज़ नहीं आ रही। सर नहीं है वो। नहीं है, अच्छा। मैं आप लोगों को अटेंडेंस वगैरह दिखा भी देता हूँ।
कि मैं किस तरीके से ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या हो रहा है। एक मिनट रुको। नहीं शर्जील जावेद ठीक है, एब्सेंट। जुल्फिकार अली है? नहीं है। नहीं। राशिद याकूब है? प्रेजेंट सर। फवाद कयूम? एब्सेंट। अरबाब इमरान? एब्सेंट। राव मुजम्मिल? प्रेजेंट सर। रावेल? प्रेजेंट सर। रुताबा है? प्रेजेंट सर। सुंदस? सर उनके पास हैंड्स फ्री नहीं है। अच्छा चले, क्लास में तो है ना वो? मैसेज कर दिया सर, उन्होंने देख लें। चले ठीक है। ओके, शर्जील जावेद आ गए, ठीक है ओके। ठीक है, तो ये आपकी आज की अटेंडेंस भी हो गई सबकी, और ये हमारी क्लास भी अब ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग आए। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी थर्सडे को, जहाँ पर हम लोग लैब 2 करेंगे। थर्सडे को भी इसी टाइम पे 9 बजे हमारी लैब होगी, या फिर मैं बता दूंगा किस वक्त है, बट होगी इसी तरीके से। ठीक है, आपका सर कोई टाइम तो आगे पीछे नहीं हो सकता? मतलब आगे पीछे तो नहीं। मतलब अच्छा, तो आप लोग क्या मतलब आपस में डिसाइड कर लें, मुझे मसला नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। आपको जो सर आप ग्रुप बनाएंगे ना, तब हम ग्रुप में मैसेज करके चलो आपस में डिसाइड चलो करेंगे ठीक है आपके ठीक है, साथ। मैं फिर अभी बनाता हूँ ग्रुप। बाकी प्रोजेक्ट का भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है जी सर ठीक है, ओके। चले, और कोई किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। चले ठीक है, फिर हम क्लास सर को जी जी बोले। ओके सर, नहीं मैं कह रहा हूँ जा सकते हैं अब हम। जी जी जा सकते हैं, चले ठीक है, ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।